जुलाई के सितंबर और अगस्त के बाद जुलाई के सूजस की ओर चलो। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और देश में ऊर्जा क्रांति में बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर में करीब 250 करोड़ रुपए की, 250 नहीं 205 करोड़ रुपए, 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा पीपीपी मॉडल के तहत, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी मॉडल के पर बनने वाला यह क्लस्टर 350 साल में कितना उत्पादन, 350 टन हाइड्रोजन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन से क्या करेंगे सर? भाई ग्रीन हाइड्रोजन से आपके एनर्जी के अंदर आज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहां तक, पेट्रोल वगैरह इसका कहां तक इस्तेमाल करोगे? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के अनुकूल भी है और विकल्प भी है वर्तमान जो है ऊर्जा के साधन है उनका। 205 करोड़ रुपए लगे, 350 टन प्रतिवर्ष उत्पादन है, पर ईयर इसका उत्पादन है। और उसके बाद देश का चौथा है। तो एग्जाम में प्रश्न ये आएगा, ये पूछा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान के अलावा कहां कहां पर है? सूजस में भी लिखा हुआ था। तो पहला उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, पहला है आपका उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, और दूसरा है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। पुणे महाराष्ट्र के अंदर दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन हब है, तीसरा है केरल के अंदर, और चौथा हो गया जोधपुर राजस्थान के अंदर। यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। शुक महल आपका बूंदी के अंदर है, जहां पर बूंदी के अंदर शुक महल का निर्माण है वो आपका किसके द्वारा करवाया गया था? सुखराम जो इसका एक वास्तुकार था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो बूंदी के विष्णु सिंह के समय में बूंदी के शासक, ये पूरा सूजस के अंदर मैं लेख बताऊंगा अभी आपको, बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने 1776 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था सुखराम। ये कल्चर के भी अच्छे अच्छे पेज दिए गए थे इसके अंदर। वास्तुकार का नाम था सुखराम, तो उसके नाम के ऊपर सुख महल कहां का? बूंदी में। गुरुजी मैं तो पड़ोसी नुक्ति खाना हूं, हमारा गणेश सुख हुआ जिंदगी में, मैंने कोई पड़ोसी बुला देवे तो मैं तो बारिश में भीगतो भीगतो भी चला जाऊं, तो ठीक है बूंदी खाने जाऊं तो सुख मिले, तो सुख याद रखोगे, ठीक है। इसे कीपलिंग पैलेस भी कहते हैं। रूडयार्ड कीपलिंग जो अंग्रेजी इतिहास साहित्यकार था कीपलिंग, तो इसलिए इसे कीपलिंग पैलेस भी कहा जाता है। कीपलिंग पैलेस या कीपलिंग महल भी कहते हैं, क्योंकि रूडयार्ड कीपलिंग एक बहुत बड़ा साहित्यकार था और इंडिया में रह गया था, वो एंग्लो इंडियन था। इसकी कविता आपने 12th में पढ़ी होगी अच्छे से अगर स्टडी की है तो। हाँ भाई प्रदीप, सो की बात है थारी। राजस्थान के नव नियुक्त 27वें पुलिस महानिदेशक, 27वां क्रम याद रखना, और ये है आपके डीजीपी। अब एग्जाम के बाद एक दिन मेरा भी मन है कि मैं आलोक राज्य से मिल के आऊँ जयपुर जाके, थोड़ा है ना, कुछ चाय पे चर्चा करके आते हैं, ऐसे ही बस मिल के आएंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर तुम लोगों की बात करूंगा, जैसे आगामी लैब असिस्टेंट के अंदर ज्योग्राफी के पद शामिल किए जाए, और भी बहुत सारी चीजें अभी ऑफिशियल तुम आपकी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम यह है कि जब एग्जाम डेट नजदीक आती है तब आप नोटिफिकेशन निकालते हो, ये गलत है। मैं कुछ मुद्दे बता के आऊंगा उनको, बात उससे क्या होता है कि वो बहुत मानते हैं हर चीज को। एक तो आप नोटिफिकेशन कम से कम आप कह देते हो, डेट दे देते हो, डेट के साथ ही नोटिफिकेशन निकाल दिया करो, ताकि बच्चे 5 से 6 महीने तैयारी अच्छे से कर सके। और नोटिफिकेशन आता है लास्ट के 2-3 महीने में, क्या मतलब उस चीज का? हाँ, जंगल बुक है रूडयार्ड कीपलिंग की, वेरी गुड। तो एक तो वो बात है, दूसरा कई सारे जो पद वगैरह है वो शामिल कर ले, ये चीज है। और पद एक बार बड़ा किया हुआ अच्छी बात है। नोटिफिकेशन एटलीस्ट पहले आ जाए, वो बहुत लेट आता है। एक मेरा ये काफी टाइम से सोचा हुआ था लेकिन फ्री नहीं था, अब मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। अब तुम लोग साथ में चले तो वो पकड़ के मेरे को जेल में डाल देंगे, क्या ये देखो आंदोलन कर दिया, परमिशन नहीं ली, फिर वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देखा नहीं तभी तो वो मत करना, तुम लोगों को बिना बताए जाऊंगा। तो 27वें डीजीपी जो बन गए हैं वो राजीव कुमार शर्मा जी बन गए हैं। इनकी जगह कार्यवाहक ये थे रवि प्रकाश मेहरड़ा है, वो आपके कार्यवाहक थे, ठीक है। 27वें आपको याद रखना, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां जो पूछा गया है, 12वां भारत गौरव अवार्ड। एक बहुत बड़ा लेख दिया हुआ था सूजस के अंदर, 12वां भारत गौरव अवार्ड है वो आपका कहां आयोजित किया गया? 12वां भारत गौरव अवार्ड लंदन के अंदर आयोजित किया गया, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, है ना, संसद के, वहां पर भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इसका आयोजन किया गया और 12वां भारत गौरव अवार्ड लंदन के अंदर 4 जुलाई को आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 4 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। सूजस में इसका लेख दिया हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया? सुपर स्वच्छता लीग के अंदर किसे सम्मानित किया गया? सुपर स्वच्छ के अंदर तो आपका डूंगरपुर, सुपर स्वच्छ में डूंगरपुर है। और ये अवार्ड है वो आपका 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर दिए गए। जयपुर इसमें प्रोमिजिंग स्वच्छ शहर की श्रेणी में टॉप पे रहा है जयपुर। तो जयपुर तो प्रोमिजिंग में और विज्ञान भवन दिल्ली में 17 जुलाई को आयोजित किया गया, और सुपर स्वच्छ में डूंगरपुर। सुपर स्वच्छ में कौन? डूंगरपुर। टॉप 20 के अंदर उदयपुर, देखिएगा टॉप 20 के अंदर पूरे इंडिया में टॉप 20 में राजस्थान के 3 शहर शामिल किए गए, इनकी हम बात करेंगे यहां पर। लिखिएगा, एक तो हो गया आपका उदयपुर, एक तो इसमें शामिल किया गया उदयपुर, और इसके अलावा जयपुर हेरिटेज, और जयपुर हेरिटेज के साथ साथ आपका जयपुर ग्रेटर नगर निगम,
जयपुर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज और उदयपुर। टॉप 20 में राजस्थान के 3 शामिल किए गए। ठीक है, ओके। आगे बढ़े, डूंगरपुर सुपर स्वच्छ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा? तो जयपुर के द्वारा। आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर जयपुर के द्वारा, यहां पर इसकी मेजबानी जयपुर, याद रखिएगा। जहां पर आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी प्लस आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये स्थापित ये यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया गया, जिसमें 200 यूनिवर्सिटी, पूरे इंडिया की 200 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शामिल होंगे। 200 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शामिल होंगे। अगला देखिएगा, यश भरड़िया और अद्विक शर्मा। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित एग्जाम में वापस से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों का ही संबंध आपके जयपुर से है, दोनों का ही संबंध आपके जयपुर से है। यश भरड़िया और अद्विक शर्मा, इनका संबंध है वो आपके 64 खानों वाली शतरंज होती है। 64 खाने होते हैं शतरंज के अंदर। कितने होते हैं? 64 खाने। शह और मात का गेम जिसे कहते हैं, आपको याद रखना है, 64 खाने इसमें होते हैं। यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों ही आपके जयपुर के हैं। यश भरड़िया की बात करें तो 15 वर्ष का है, और अद्विक शर्मा की बात करें तो ये सिर्फ 6 वर्ष की, एकदम छोटी सी गोली, याद रखना, 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। और ये खिलाड़ी आपके 15 वर्ष का है, और 15 वर्ष के इस खिलाड़ी ने 4 अवार्ड जीते हुए हैं, है ना। इसके जो अवार्ड जीते गए, 4 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि मिली हुई है। इसकी जो 4 अंतरराष्ट्रीय, इसको अवार्ड याद करिएगा, 4 तो राष्ट्रीय है और 2 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड खिताब, तो इसलिए इसे इंटरनेशनल मास्टर भी कहा गया है। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब भी इसको मिला हुआ है। और ये फिडे का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है। फिडे रैंकिंग का कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है राजस्थान का? तो उसका नाम आएगा अद्विक शर्मा। अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, है ना। 6 वर्ष की गोली, सिर्फ याद रखिएगा। बहुत छोटे छोटे सिंपल से प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। जुलाई अगस्त पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में जो करंट अफेयर्स आएगा, 10 में से 8 प्रश्न है वो आपके जुलाई अगस्त के ही आएंगे। मैं जानता हूं ना ये अधीनस्थ बोर्ड को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में कौन सी नीति को मंजूरी दी गई थी? तो अभी 14 जुलाई को जो नीति आयोजित, जो 14 जुलाई को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके अंदर इन सभी नीतियों को मंजूरी दी गई, जिसमें हील इन राजस्थान का मतलब हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन की बात कही गई। टाउनशिप पॉलिसी है, जिसमें आपके नगरों के अंदर जो विकास, उससे संबंधित हो गई। ठीक है, नगरीय विकास से संबंधित हो गई ये वाली बात, नगरीय विकास याद रखिएगा। और तीसरी बात करें, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति है वो प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में सिर्फ 10 दिन पहले पूछा गया था। याद कर लीजिए इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी जस्ट पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, जहां यह पूछा कि इसकी अवधि कितनी है, बता दो तुम कमेंट बॉक्स में। अवधि हम बात करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की बात करें तो 31 मार्च 2029 तक हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इसके बारे में बता देता हूं, प्रश्न आया था अभी सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये आपका कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029। आरपीएससी ने ऑप्शन में लिखा हुआ था 2030 तक प्रभावी रहेगी, 2029 तक। और फिर कहता है कि पेपर तो कठिन आया, और पेपर कठिन आया, ये मास्टर लोग भी यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरे तो हवा ही नहीं लगी, दूसरों के क्या होगा। माइंड मैप के प्रूफ देखते नहीं है क्या? वो टेलीग्राम ग्रुप में 100 में से 85 इतना कठिन पेपर था, उसमें से 80 से 85 प्रश्न इतने कठिन पेपर में मैंने जीके के टेलीग्राम पे डाले हुए। भाई ये सब तुम लोग शेयर किया करो, बताया करो सबको। सेकंड ग्रेड का इतना कठिन पेपर है जहां लोग हाय होय कर रहे हैं, टीचर भी बच्चे भी। फर्स्ट ग्रेड में भी यही हाल थे इनके, और सेकंड ग्रेड में भी यही हाल है इनके, और मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी हाईएस्ट प्रूफ दे दिए ऑल राजस्थान, और टेलीग्राम भरा पड़ा है, जाके देख लो एसएसटीजी के, जहां पर लोग हाय होय करते हैं। पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले ढंग से 100 बच्चे भी नहीं है, ढंग से पढ़ने वाले, मेरिट पार करने वाले 100-200 भी नहीं है, और दोगुना आरपीएससी को दोगुने बच्चे नहीं मिलते मेरिट के, तो पढ़ते तो है नहीं लखनऊ के लाडे। और शिक्षक भर्ती वाले वो क्या है, थोड़ा मोटिवेशन, कोई अगर कोई प्रोफेसर कोई बड़ा भाषण दे दे तो उसको अच्छा लगता है, मोटिवेशन सुनते रहते हैं, और परीक्षा में मोटिवेशन आता नहीं है, और फिर उनकी हालत खराब होती है, उनके वो प्रोफेसर भी गायब हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे भी कहते रहते हैं किताबें पढ़नी पड़ेगी, पोथी पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। माइंड में आपके वीडियो कोर्स को पढ़ लो, 90% तक प्रूफ मैं दूं, ठीक है, सीधी बात है। तो भाई ऑडियो वीडियो माध्यम पढ़ेगा सबसे बेस्ट है। 31 मार्च 2029 तक ये नीति प्रभावी रहेगी। इसके लिए एक सीडीपी पोर्टल है, एकल खिड़की पर आधारित, एकल खिड़की पर आधारित
CGD सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल है। और प्रश्न के ऑप्शन में दूसरा कथन यह दिया हुआ था कि इसके लिए एक बड़ा अधिकारी होगा, तो अधिकारी नहीं है वहां पर, वो पोर्टल की बात कही गई थी। तो पोर्टल था और ये 31 मार्च तक प्रभावी रही थी। दोनों कथन आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके लिए आपका जो है भूमिगत जो पाइपलाइन है PNG, पाइपलाइन जो नेचुरल गैस है PNG, और इसके साथ साथ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसकी आपूर्ति की बात कही गई है। पाइपलाइन है ना, ये सिटी गैस वाली पाइपलाइन लगी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी जगह जगह। ये क्या है कि गैस की पाइपलाइन है। परीक्षा प्रश्न पूछ लियो, इसलिए मैं रुका, थोड़ा आगे बढ़ो। वर्तमान में RPSC के सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 7 से बढ़कर के सदस्यों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई है? 10 और प्लस एक अध्यक्ष जो कि UR साहू है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है भाई। एम्स दिल्ली की तर्ज पर आपका रिम्स यानी कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जो है एम्स के जैसा का जैसा एक रिम्स बनाया जाएगा। और ये रिम्स है वो एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में जयपुर में रिम्स का विकास किया जाएगा। एम्स के जैसा का जैसा रिम्स है वो जयपुर में। बजट 25-26 में बैलों से खेती योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? बैलों से अगर आप खेती करते हो और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए, कि पहले हमारे पूर्वज जैसे खेती करते थे वैसे के वैसे चीजें आपको करनी है, वो परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए आपके पास एक जोड़ी बैल होना चाहिए, है ना? एक जोड़ी बैल होना चाहिए। एक जोड़ी बैल का मतलब हुआ जिसके अंदर 2 बैल हो, तो आपको 30,000 रुपए यहां पर प्रोत्साहन राशि, है ना? अगर तुम बैल रखोगे तो तुम्हें 30,000 रुपए सरकार देगी। और मेरे ऊपर कभी हो गया बाई चांस, उस दिन देखा नहीं था, जैसे मेरे ऊपर बोट वगैरह लगाए गए या मुझे रोकने की कोशिश, तो गांव जाऊंगा, हल चलाऊंगा, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। बाजीराव सिंह वाली बात है। तो सीधी सी बात है, बैल चलाने की बात है। बैल। PM सूर्य घर योजना, PM सूर्य घर योजना में संयंत्र स्थापित करने वाले शीर्ष राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सूर्य घर योजना में संयंत्र स्थापित करने वाले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान PM सूर्य घर योजना के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान आ जाता है? तो राजस्थान का स्थान यहां पर बात करें PM सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? 1 2 3 4 बताओ। PM सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? बताओ भाई। हाँ जी, कितने हैं वो सब बताएंगे अभी आपको। PM सूर्य घर वाला, इसके अंतर्गत देखिएगा टोटल जो है वो 78,000 की सब्सिडी इसके अंतर्गत वितरित की गई है, उसके अंदर आती है, उसकी बात करूंगा। तो इसका एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। PM सूर्य घर वाला, PM सूर्य घर में जो स्थान है वो आपका 5वां है, ठीक है ना? गलती मत कर देना, इसलिए मुझे डाउट था इस प्रश्न के अंदर, तो कई बार सारी चीजें देखनी पड़ती है, गलत मैं नहीं पढ़ा सकता। 5वां है बेटा, 5वां ऑप्शन है, इसके 5वां हो जाएगा। और इसके अंदर 78,000 रुपए अधिकतम सब्सिडी है, 78,000 रुपए अधिकतम सब्सिडी। अगला प्रश्न देखिएगा, कुसुम योजना के संबंध में आपका कौन सा कथन है वो गलत है? कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान पहला है, कुसुम कंपोनेंट सी में राजस्थान का स्थान तीसरा है, और सी में गुजरात का पहला स्थान है। इसमें गुजरात का जो दिया गया ऑप्शन नंबर जो सी है, इस योजना के तहत टॉप पे गुजरात जो असत्य कथन है, घटक सी के अंदर जो टॉप पे है वो आपके लिखा गया है कि कुसुम योजना में सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। असत्य कथन का संबंध आपको बताना है, तो इसमें 2 है, कथन 2 है। सी में राजस्थान का तो तीसरा ही है, गुजरात इसमें टॉप पे है, सही तो है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कुसुम योजना कंपोनेंट जो है आपका घटक सी की मैं बात करूं, कुसुम योजना का एक जो घटक सी है, इसमें जो टॉप स्टेट है उसमें गुजरात पहले नंबर पर है, इसमें कोई कथन है वो आपका गलत नहीं है। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का जो नंबर आता है वो तीसरा स्थान आता है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है कुसुम योजना के घटक सी के अंतर्गत। बी नहीं है भाई, राजस्थान का स्थान तो तीसरा है। मनु लहरा मत लिया करो, हाँ लखनऊ के लाटे बेटे लहरा लेता है कि गुरुजी राजस्थान का स्थान तीसरा, बिल्कुल सही है, घटक सी के अंदर राजस्थान तीसरा है और गुजरात है वो टॉप पे है। कंपोनेंट ए में राजस्थान का नंबर पहला है, ये याद रखना, ए के अंदर राजस्थान का नंबर पहला है, कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान का स्थान है वो कैसा है? फर्स्ट है, लेकिन सी के अंदर राजस्थान का स्थान तीसरा है, तो ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, इस सुजस के अंदर लेख दिया हुआ था। अगला देखिएगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने वाला, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने वाला जो स्टेट है वो आपका राजस्थान हो जाता है। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो आपका पहला स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा वगैरह की बात हो रही है, राजस्थान 37,818 मेगावाट के साथ में राजस्थान का पहला स्थान है।
और दूसरे स्थान की अगर बात करें तो गुजरात का है 37,494 मेगावाट के साथ में सेकंड स्थान हो जाता है गुजरात का। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं, तो उसमें जिसमें आंकड़े नवीनतम दिए हुए थे, आप लोगों को याद रखना है ये आंकड़े जो थे वो जून 2025 तक के, ये ध्यान रखना। राजस्थान की जो क्षमता याद रखना, ये यहां पर जो है 37,000 उत्पादन है, क्षमता नहीं उत्पादन। गुड़ा बांध आपका सुर्खियों में था, सुजस में दिया हुआ था, गुड़ा बांध के संबंध में जानकारी दी गई थी। तो गुड़ा बांध आपका कहां पर है? बूंदी के अंदर है। एक और बांध है जो आपका बूंदी के अंदर है, याद रखिएगा। जो हम बात करें, गुड़ा बांध तो बूंदी के अंदर है, एक बांध है गड़दरा बांध, गड़दा बांध। गड़दा बांध बूंदी का सबसे बड़ा बांध है और यह है आपका मेज नदी पर, है ना, ये आपका मेज पर बना हुआ है। गड़दा बांध की हम बात करें, गड़दा बांध है वो आपका मेज वाला तो हो गया। ये आपका देखो अभी क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई, उस समय कई सारे बांध है वो ओवरफ्लो हुए थे, तो इस सुर्खियों में आया था प्रश्न। गुड़ा और गड़दा दोनों के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका बूंदी के अंदर है, बूंदी का सबसे बड़ा बांध है। इनकी नदियां जरूर याद रखना। गुड़ा की अगर हम बात करें तो गुड़ा है वो आपका जो है मेज नदी पर है और ये तलेरा नदी पर है। ये तलेरा नदी करना और ये करना आपके मेज नदी पर, ये मेज नदी पर है। और वो गड़दरा की पूछे तो बताना कि वो आपका तलेरा नदी पर है। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, यस सर करके वीडियो को लाइक करके बता दो। वॉइस ठीक है? कमेंट आ रही थी तुम लोगों को। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा। लास्ट 2 महीनों पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि प्रश्न यहीं से आएंगे। राजस्थान का स्वदेशी मशीनों के द्वारा निर्मित पहला पन बिजली घर कौन से जिले में स्थापित किया गया है? पन बिजली संयंत्र जो है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर माही परियोजना के तहत, आपको याद रखना है कि प्रदेश का पहला स्वदेशी मशीनों के द्वारा, है ना, जो भारत में ही बनी है, तो माही परियोजना के तहत आपको याद रखना है कि स्वदेशी मशीनों के द्वारा बना हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आवाज नहीं आ रही है। आगे देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का बताओ फटाफट। आप लोग बताओ, मैं टेक्निकल टीम को बोल ही देता हूं, आंसर करो फटाफट। जुलाई पर ज्यादा फोकस करूंगा, उसके बाद थोड़ा कम फोकस करूंगा, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। अभी आवाज आ रही? अभी क्या है कि हाल ही में राजस्थान में संभाग स्तर पर वेद विद्यालय जो स्थापित किए गए, उनमें जो है वो आपका भरतपुर संभाग में वेद विद्यालय नहीं होगा। दिए गए में हम बात करें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर, कोटा संभाग है जहां पर आपके वेद विद्यालय स्थापित किए गए। वेद विद्यालय मतलब प्राचीन जो पद्धति है वेदों वाली, उसके तहत आगे शिक्षा दी जाएगी। एक राजस्थान की हवेलियों के बारे में इतना शानदार पेज दिया हुआ था कि उसमें आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कौन सी हवेली के अंदर आपके रामायण के चित्र चित्रित है। अब ये अमूमन सामान्य किताबों में कल्चर के प्रश्न नहीं देखने को मिलते, इसलिए आप लोग क्या करोगे, सुजस को अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हाँ जी, कौन सा है 13 नंबर क्वेश्चन का? क्या कह रहा है? सही कर दिया था बाद में, लेकिन लखनऊ के लाडे है ना, बाहर कमेंट करने से बाज नहीं आएंगे। बाद में साथी वाला कर दिया था, साथ इन प्रोजेक्ट के तहत वो सम्मानित किया गया था। आगे का वीडियो तो देखते नहीं है, फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे सर गलत हो गया, और बाद में सही भी कर दिया था। ठीक है, आगे आ जाओ। राधिका हवेली एक सुर्खियों में थी, सुजस में लिखी हुई थी। सुर्खियों में तो क्या मतलब, हवेलियां सेठ साहूकार लोग करोड़ों का व्यापार करते थे। आज से 100 साल पहले ये हवेलियां बनती थी। कोलकाता चले गए कोई, देखो कोलकाता वाले ने अभी जो है आपके जो स्कूल बनाया था जयमल सर बीकानेर के अंदर, जो है रामी देवी रामनारायण बालिका सैनिक स्कूल, जहां पर सिर्फ बालिकाओं की जो है एंट्री होगी पढ़ने के लिए। तो देखो इतने बड़े बड़े सेठ हैं, 100 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपया दान करे। इतने बड़े सेठ साहूकारों के लिए जब कभी भी सालों में 1-2 बार आए तो अपनी हवेली में निवास करते थे, बाकी उनका कोई काम नहीं था वहां पे। हवेलियां आज भी सुरक्षित पड़ी है। राधिका हवेली की बात करते हैं, झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू में कई सारी हवेलियां, जैसे लक्ष्मी नारायण लाड़िया की हवेली है,
लक्ष्मी नारायण लाडिया, नया प्रश्न पूछा जाएगा। मोहनलाल सराफ हवेली, चौखाना हवेली, गुलाब राय लाडिया, चौखानी डबल हवेली और पोद्दार हवेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। ये दिखी हुई थी, मतलब सूजस के अंदर लेख था, उसमें सारी हवेलियों के नाम लिखे हुए थे, अभी बताऊंगा आपको। तो बहुत इंपोर्टेंट। और एक और दिया हुआ तो उसमें सांबड़ का हवेली आपका शिखर के अंदर, मालजी का कमरा मोस्ट है, मालजी का कमरा चूरू के अंदर है, ये भी एक हवेली है। अभी मैं सूजस वाला पेज दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। पोद्दार हवेली याद रखना, पोद्दार है वो आपके कहां पर है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। राधिका हवेली भी झुंझुनू के अंदर। डिगी कल्याण जी का मेला कहां पड़ता है, डिगी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर पड़ता है, डिगी कल्याण जी का मेला।